जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि पूरे इलाके में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद यही है कि आतंकियों को मार गिराया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, सूरनकोट का ये सनई गांव है, ये किस तरह का एरिया है? बहुत ज्यादा जंगली एरिया है, पहाड़ों वाला इलाका है, और शायद इसी वजह से क्या आतंकियों को हमला करने में एक मदद मिलती है, क्योंकि सड़क पर वाहन चल रहे हैं और ऊपर तरफ से ऊंचाई से अगर हमला किया जाता है तो हमने देखा है कि नुकसान ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ से कोशिश होती है। हालांकि 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें आप जो जानकारी दे रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। किस तरह का ये एरिया है? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, दरअसल जो जम्मू से पुंछ हाईवे है, उस हाईवे से एक तरफ जो जड़ावाली गली इलाका पड़ता है, वहीं से एक तरफ जो है गांव में, सनई गांव में जो है वो रास्ता जाता है, और वहीं से आगे जो है आपको बता दूं कि गुरसई और आसपास के इलाके में गांव के जो लोग हैं वो भी जाते हैं, और वहीं पर एयरफोर्स की जो है वो तैनाती भारतीय सेना के जवानों के साथ है। और उसी इलाके में ये गाड़ियां जो है जा रही थी, 2 से 3 गाड़ियां थी, जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी बताई जा रही है जो उस वक्त आगे चल रही थी। मगर जैसे ही, क्योंकि आतंकियों को शायद इस चीज की पहले से जानकारी थी कि इन गाड़ियों की मूवमेंट जो है इस इलाके से होने वाली है, जैसे ही वहां पर गाड़ियां पहुंची है, आतंकी पहले से वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे, और उन्होंने तुरंत जो है वो छुपे हुए आतंकियों ने जो है सेना के एयरफोर्स के जवानों की गाड़ी पर जो है फायरिंग की। एक आतंकी सबसे पहले फ्रंट में आता है, और उसके बाद दोनों तरफ जो है आतंकी जो खड़े थे वहां से निकलकर आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। क्योंकि 3 तरफ से फायरिंग हो रही थी, ऐसे में सेना जो जवान थे सुरक्षा बलों के, उनके लिए बहुत मुश्किल था उसको रिटेलिएट करना। मगर फिर भी जो जवान थे उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें आतंकी जो है लगभग 4 से 5 मिनट तक जो है आपको बता दूं ये मुठभेड़ चली है। उसके बाद ये आतंकी वहां से भागे हैं। जंगल का इलाका है, आसपास सिविलियन पॉपुलेशन भी है, मगर सबसे पहली प्राथमिकता उन जवानों को, घायल अवस्था में जो जवान थे उनको वहां से इवैक्यूएट करना था, और उसके बाद उस ऑपरेशन को भी आगे बढ़ाना था। इसीलिए वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, मगर फिर भी ऑपरेशन को जो है वो चलाया जा रहा है। दूसरी आपको बता दूं जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जैश ए मोहम्मद का जो ऑफशूट है PAFF जो है, उसने जो है इस हमले की जानकारी ली है। हालांकि किसी तरह से औपचारिक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर इस तरह के हमलों आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से इस हमले को लेकर जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। आशिक मीर भी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशिक मीर, आपके पास क्या जानकारी है इस हमले को लेकर? टोटल सेना की कितनी गाड़ियां थी, कितना बड़ा ये काफिला था, कितने आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, और अभी अपडेट क्या है? देखिए, जिस हिसाब से पुंछ के सूरनकोट के इस इलाके में एक एयरफोर्स की गाड़ी को निशाना बना दिया गया है, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल बताया जा रहा है कि 5 सेना के जवान जो है इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मैं आपको कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो की बात कहूंगा कि कश्मीर में भी सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर रात भर चेकिंग पॉइंट्स जो है इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जितनी भी टारगेट किलिंग्स की अगर बात करें, हालिया दिनों हमने देखा कि किस तरह से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ। साउथ कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी नॉन लोकल्स को कई ज्यादा जो है, अगर हम बात करें तो नॉन लोकल्स को टारगेट बनाया गया। या हालिया दिनों की ही बात करें तो कई सारे एनकाउंटर्स भी हमने देखे। यानी जो इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं कश्मीर घाटी में, तो पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश लगातार की जा रही है कि इस तरह से यहाँ पर अमन की जो सूरत हाल बनी हुई, यानी अमन का माहौल जो यहाँ पर बना हुआ है, उसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पर सतर्क है। अगर हम नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी पोलिंग स्टेशन है वो बिल्कुल सीमा से सतर्क है। बार बार कोशिश की जा रही है, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन सेना की जवानों की मुस्तैदी जो है बराबर वहां पर है, बरकरार है, और सेना की जवानों की तरफ से ये कोशिशें जो है विफल बनाई जा रही है बार बार। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज की अगर हम बात करें तो आज भी कई जगहों पर, नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर सेना की तरफ से सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी इंटेलिजेंस इनपुट ये भी है कि कई जगहों पर मिलिटेंसी जो है, जो दब गई थी 2019 के बाद, जो मिलिटेंसी का ग्राफ था वो कम होता जा रहा था, लेकिन स्लीपर सेल्स को फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। यानी फिर से एक बड़ी साजिश रची जा रही है, और जिस हिसाब से अमन की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी हुई है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जी
एसपी वैद्य जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा इस पर हम समझ लेते हैं। एसपी वैद्य जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एयरफोर्स की गाड़ियों के काफिले पर हमला किया गया है, जिसमें 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, और जो हमारे संवाददाता इस वक्त अजय जांडियाल जुड़े, उनकी तरफ से कहा गया कि जैश की तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर किसी तरह का कोई बात अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप ये हमला जो किया गया पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रहे हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक कोशिश की गई। जी बिल्कुल, ये बहुत बुरी खबर है। आप जानते हैं मेंढर जो पुंछ एक बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, और मेंढर बिल्कुल बॉर्डर पे है, मेंढर टाउन जो है, और उसके ही एरिया में यहाँ आज अटैक हुआ है। और आप जानते हैं कि रजौरी, पुंछ और अनंतनाग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 7 तारीख को वोटिंग होनी थी, और इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ एरियाज में चूंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बर्फ हाई रीचेस में बर्फ पड़ने से उसका जो डेट ऑफ पोलिंग है उसको पोस्टपोन किया था 22 तारीख को, और कैंपेनिंग फुल स्पीड में चल रही। लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है, वो कैसे बर्दाश्त करे नॉर्मल सी। और आप जानते हैं कुछ टाइम से रजौरी, पुंछ को डिस्टर्ब करने की 1 साल 1.5 साल से कोशिश की जा रही है। काफी यहाँ प्रेजेंस नोट की गई थी पीछे, और उस पे काफी ऑपरेशन भी लॉन्च किए गए थे, और कुछ अटैक भी हमारी फोर्सेस पर, आर्मी पर हुए थे, कैजुअलिटीज भी सफर की थी। तो उसी को मद्देनजर रखते यहाँ एक्स्ट्रा अलर्टनेस मेंटेन करने की जरूरत है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ के लोग पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट कर पाए, अपना जो वोट है उसको डाल पाए। तो वो अपने लोगों को तो सही डेमोक्रेसी को अलाउ नहीं करते हैं, तो यहाँ कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो खासकर 370 के बाद जो हालात बेहतर की तरफ रहे थे, तो उनकी कोशिश है कि जम्मू रीजन के खासकर रजौरी, पुंछ इलाका जो बॉर्डर मिलता है, इसको डिस्टर्ब किया जाए। और इस वक्त तो इलेक्शन का माहौल है, उसको किस तरह से विशिएट किया जाए, ये वही कोशिश। बिल्कुल, एसपी वैद्य जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आप कैसे देखते हैं जिस बात का जिक्र एसपी वैद्य की तरफ से किया गया कि जो पीसफुली यहाँ पर वोटिंग हो रही है वो शायद पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है, इसीलिए इस तरह के हमले जो है वो कराए जा रहे हैं, लेकिन सेना वहां पर मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, आतंकियों की तलाश की जा रही है, उम्मीद यही है कि सेना को इसमें कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ टीपी त्यागी भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी जी, जिस तरह से ये हमला हुआ है, इस बीच हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार कश्मीर में शांति है, कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कश्मीर की शांति में खलल करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। ये तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने खलल करने की कोशिश की है, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन बार बार उन्हीं को कोसना वाजिब नहीं होगा। हमारी वहाँ पे जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे सेना तैनात है, सेना मौजूद है, और अगर पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ कोई भी व्हीकल, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स का हो या इंडियन आर्मी का हो, वहां से जा रहा होता, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि रिटेलिएशन में एक भी आतंकी ना मारा जाए और हमारे 5 जवान घायल हो जाए। मालूम नहीं वो किस स्थिति में है। लेकिन मेरा कहना ये है कि इन चीजों को रोकने के लिए एक बार अगर हुआ हो तो हम मान लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, और जगह भी करीब करीब वही। पुंछ में इससे पहले कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं, और हर बार हमने एक बात कही है कि हम लोग की पुनरावृत्ति के ऊपर कहते हैं कि इन हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। वो माकूल जवाब जो दिया जाएगा, या जो शहीद हुए हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम उनके परिवारों के साथ हैं, ये हम सुनने को तैयार नहीं। अब हम शहीद होके देश की सेवा नहीं करना चाहते, हम जिंदा रह के देश की सेवा करना चाहते हैं। लिहाजा कुछ पॉलिसीज के अंदर खामी है,
जिसकी वजह से ये हो रहा है। और उन खामियों में सबसे पहली खामी तो ये है कि यूनिफाइड कमांड नहीं है, रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ फोर्सेस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, कुछ फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। अरे एक ही डिवीजन के अंदर एक ब्रिगेड को दूसरे ब्रिगेड से तालमेल करने में समय लग जाता है, और यहाँ पे तो 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो जो उसमें समय खराब होता है जब इस किस्म के एक्शन होते हैं तो एवरी सेकंड मैटर्स। मौत जब सामने होती है तब आदमी किस तरह बिहेव करता है, इसे टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर या इसी कमरे में बैठकर नहीं समझा जा सकता। मैंने युद्ध लड़ा है, मैं एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, मैं जानता हूँ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड मैटर्स एट दैट टाइम। तो फर्स्ट थिंग इज दैट नाउ ऑनवर्ड्स there should be a unified command for tackling the terrorism. This is one thing. And second thing is the action, the forces, wherever they are stationed, they should be regrouped, they should be removed. जिस जगह वो है, अगर उस जगह रहते हुए, अब कश्मीर के अंदर करीब 5 लाख से ज्यादा फोर्सेज हैं, लेकिन जहां जहां भी उनके बेसिस है उन्हें शिफ्ट किया जाए। अगर उनकी इस लोकेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती तो अब तक हो जाती, लेकिन अब तक नहीं हुई। इसका मतलब पुरानी नीतियों के, मैं ये मानता हूँ कि पहले के मुकाबले तो कम से कम 50% चेंज आया है पॉलिसी में। पहले तो ये होता था कि इस किस्म की जब बातें होती थी और हम कहीं सर्च करने जाते थे तो वहाँ बोल देते थे कि साहब पहले सर्च वारंट। ठीक है टीपी त्यागी जी, आपके पास हम आगे भी आएंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जिन बातों का जिक्र टीपी त्यागी जी की तरफ से किया जा रहा है, यूके देवनाथ जी आप इसे कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई पुंछ ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह के हमले किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले कश्मीर को अगर हम देखें तो 50% वो कह रहे हैं कि चेंजेस आए हैं, लेकिन पूरी तरह से ऐसे हमलों को कैसे रोका जाए, वो जरूरी कदम क्या उठाने चाहिए? जी हाँ अनन्या जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में भारी इंप्रूवमेंट हुआ है और जो आतंकवादी हैं वो छुपने में मजबूर हो गए हैं। शुरुआती दिनों में, आज से मैं 20 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब अक्सर घाटी में खासतौर से पीर पंजाल के पश्चिम दिशा में जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी फ्रीली घूमते थे। आज उनकी वो हिम्मत नहीं है। हाँ, जैसे कि कर्नल त्यागी ने बताया, एसओपीज जो हैं वो दुरुस्त की जाती हैं, लगातार उसमें इंप्रूवमेंट की जाती है, गुंजाइश भी है। एज पर एसओपी घाटी में आर्मी का बहुत मजबूत तगड़ी व्यवस्था है। पीर पंजाल के पश्चिम में जहां इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ सीआरपीएफ की भी तैनाती है। एयरफोर्स के जो अपने कमांडो हैं, हम गरुड़ बोलते हैं, वो भी हमारी कॉन्वॉयज के साथ चलते हैं। जब भी एयरफोर्स की गाड़ियां पुंछ, राजौरी, मेंधार एरिया में जाती हैं, उनको जाना पड़ता है क्योंकि वहां पर हमारी छोटी छोटी डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो जब भी वो जाती हैं तो साथ में गरुड़ कमांडो जाते हैं। रोड ओपनिंग पार्टी उसके पहले प्रोसीड करती है और हर कॉन्वॉय के पीछे एक क्विक रिएक्शन टीम चलते हैं। हाँ, ये मानता हूं, जैसे कि कर्नल त्यागी ने भी बताया, कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। देखिए, एक चीज जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि कश्मीर घाटी में मामला जो है वो लगातार ऐसे एरियाज में अब होने लगा है, दूर दराज के इलाके, जहां पे कि सड़क जो है जंगल के अंदर से जा रही है, घाटी के अंदर से जा रही है, दर्रों के अंदर से जा रही है, छोटे छोटे पहाड़ हैं जहां केव्स हैं। तो ये आतंकवादी हैं, इनके जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनके ऊपर इनकी हेल्प लेते रहते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत नया काम कर रही हैं वहां पर। ठीक है, अजय भी हमारे साथ हैं। अजय, जिन बातों का जिक्र एक तरह से यूके देवनाथ जी की तरफ से किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस वहां पर अच्छा काम कर रही है, और जब इस तरह के काफिले चलते हैं तो ऊपर गरुड़ कमांडोज जो है उनका काफिला भी हेलीकॉप्टर से चलता है। लेकिन अब पिछले तमाम हमलों की अगर हम बात करते हैं तो हमने सीखा क्या उससे, जब आज भी हम इसी तरह की स्थितियों को फेस कर रहे हैं उन इलाकों में? तो क्योंकि इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो ऐसे में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए? अगर इस तरह का काफिला जा रहा है तो क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए?
देखिए मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड लेवल पर अगर जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसको समझा जाए तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर पर या आसपास के हिंटरलैंड में भी जो लोगों की तैनाती है, इसी वाक़या की अगर बात करें तो जिस इलाके में सुरक्षा बलों का ये काफिला जा रहा था वैसा नहीं हो सकता कि पूरे हाईवे पर उसी तरह से प्रोटेक्शन लगाई जा सके, क्योंकि पूरे इलाके में जो है सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है। वहाँ पर मूवमेंट जो है सुरक्षा बलों की जो होती है, काफिले में जो ये पार्टी थी इसमें भी एयरफोर्स के जवानों के साथ जो है एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में अलग से जो सुरक्षा कर्मी चलते हैं वो चल रहे थे, मगर अचानक से, क्योंकि उस इलाके में अचानक से सिविल ड्रेस में अगर कोई हथियारबंद आतंकी जो है छुपा रहता है तो वहां पर इसमें उस चीज को टालना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आतंकी जो है वो एक तरह से सुसाइड बम्बर की तरह होते हैं, वो मरने मारने के लिए आए हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब वो रिटेलिएशन करेंगे तो आसपास कोई सिविलियंस होगा तो उसमें कोई नुकसान जो है वो ना होने पाए। आपको याद होगा सुरनकोट में इसी तरह का जब वाकया हुआ, सुरक्षा बलों के जवानों पर एम्बुश हुआ और उसमें 5 जवानों की शहादत हुई। उसके बाद जब आसपास के लोगों को वहां उनकी धरपकड़ हुई तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो हो गई। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए कई तरह के चैलेंजेस रहते हैं, उनको अपने और पराये में पहचान करना उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सुरक्षा बलों के काफिलों पर इस तरह के हमले जो हैं जम्मू कश्मीर में कई बार हमने देखे हुए हैं, मगर सुरक्षा बलों की जो तैनाती है इस इलाके में वो पूरे तरीके से अपने आप में तैयार रहते हैं। जब भी ऑपरेशन के लिए कोई जवान जाता है तो उसकी तैयारी अलग होती है, और जब वो नॉर्मल कहीं रूटीन में किसी मूवमेंट में होते हैं तो उस तरह की जो उनकी तैनाती है वैसी नहीं हो सकती। ऐसे में इस इलाके में अब जो जांच का विषय है सबसे बड़ा यह है कि इस इलाके में जो आतंकियों की मौजूदगी थी वो किसकी मदद से वहां पर रुके हुए थे। क्या सिविल जो पॉपुलेशन वहां की है वो कोई ऐसा उनका टाउट था जो वहां पर पहले से उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे चुका था कि यहां पर सेना के इस काफिले की मूवमेंट होनी है। एयरफोर्स का जो काफिला जब जा रहा था तो ठीक है, ये जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, ठीक है अजय, ये जो पॉइंट आपकी तरफ से उठाया गया कि जरूरी ये भी समझना है टीपी त्यागी जी कि उस इलाके में जो कि पहाड़ी इलाका है, जंगलों वाला इलाका है, वहां पर अगर 5-6 आतंकी थे तो किसकी मदद से थे, कौन उन्हें मदद कर रहा था। लोकल लेवल पर यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि शय भी है कि अगर लोकल लेवल पर उन्हें मदद मिल रही है तो बहुत मुश्किल होगा कि इस इलाके से आतंकियों का पूरी तरह से खात्मा हो। सही कह रही हैं आप, 144 करोड़ का ये देश, इसमें 4-5 आतंकी आए और यहाँ जहाँ लाखों में सेना वहाँ मौजूद है वहाँ पे उन पे हमला कर दे और उसमें हमारे ही जवान घायल हो जाए, ये कैसे एक्सेप्ट कर ले। और मैं यूके देवनाथ जी की हर बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात से नहीं, और वो ये कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये दावा करती है कि हम तो ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्यों नहीं पता लगा पाए जब पाकिस्तान के लोग कारगिल में आके बैठ गए, ये क्यों नहीं पता लगा पाए कि गलवान के अंदर जब चाइना आ गई, और हम कितने लोगों को, कितने आतंकियों को आज तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कम से कम 20 ऐसे मौके हैं जब हमने आतंकियों को गिरफ्तार किया है और वो 100 की संख्या में है। एक आतंकी को गिरफ्तार करते हैं तो आप उससे करेक्ट इंटेलिजेंस के हिसाब से 40 आदमियों के स्लीपिंग सेल का ठिकाना पूछ सकते हैं, उनकी जन्म कुंडली बोल सकते हैं। तो ये कि स्लीपिंग सेल, वो 4-5 आतंकी जो भी थे वो रह कैसे रहे थे, उनको खाना कौन पहुंचाता था, उनको मदद कौन पहुंचाता था, उनको खबर कौन देता था, इस बात की खबर कौन निकालता, क्या फौज निकालती या एयरफोर्स निकालती। इसका काम इंटेलिजेंस एजेंसी का था, और इंटेलिजेंस एजेंसी किस पे यकीन करती है, इंटरसेप्ट पे। किस चीज के साथ, रेडियो इंटरसेप्ट, मोबाइल इंटरसेप्ट। अरे वो नहीं, जो असली इंटेलिजेंस है वो वहां मिलती है जहां एक सिपाही। ठीक है टीपी त्यागी जी, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम सवाल आपकी तरफ से उठाए गए, लोकल लेवल पर इस तरह के आतंकियों को कौन मदद कर रहा है, और साथ ही इंटेलिजेंस को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि अगर काफिला वहां से गुजर रहा था तो क्या इसकी जानकारी जो है वो लोकल इंटेलिजेंस को नहीं